गुड मॉर्निंग क्लास 7। बेटा लेसन 9 आपको स्टडी करना है साइंस का। चैप्टर है रेस्पिरेशन, बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। एक बार कायदे से भी समझ लेंगे तो हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। देखिए, हम लोग एनर्जी के लिए फूड इंटेक करते हैं हम लोग भोजन करते हैं, कुछ खाते हैं ताकि एनर्जी मिले और हम एक्टिव रहें, कोई भी वर्क हम कर सकें अच्छे से। तो किसी भी वर्क को करने में एनर्जी चाहिए होती है और एनर्जी के लिए ही हम लोग भोजन करते हैं। तो भोजन कैसे आपका डाइजेस्ट होता है, कैसे पचता है, ये तो आप जान चुके हैं। अब जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है उससे आपको एनर्जी कैसे मिलेगी डाइजेस्टेड फूड से, ये आपको समझना है। ठीक है, तो आपने अनुभव किया है, आप सोते रहें, जागते रहें, कोई वर्क करते रहें, कुछ भी करते रहें, एक प्रोसेस है जो हमेशा होता रहता है और वो है क्या? ब्रीदिंग, सांस लेना। आप महसूस करिए, कुछ भी आप कर रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं। ठीक है, और इस सांस के थ्रू आपकी बॉडी में ऑक्सीजन जाती है और ये ऑक्सीजन जो डाइजेस्टेड फूड है उसके साथ रिएक्ट करती है और रिएक्ट करके एनर्जी रिलीज करती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है। एनर्जी आपके काम आ जाती है, वर्क करने में खर्च होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जिस तरह से हम लोगों ने फ्रेश एयर इनहेल किया था, फिर हम लोग ये जो एयर होगी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी इसको एक्सहेल कर देंगे। ये तो शॉर्ट में मैंने बात बताई, एक बार फिर मैं अपनी बात को रिपीट कर रही हूँ। ब्रीदिंग एक प्रोसेस है जो हमेशा होता रहता है। सांस लेना, ब्रीदिंग मीन्स, क्यों सांस लेते हैं? ताकि ऑक्सीजन मिले हमें, हमारी बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन मिले। ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों है? ऑक्सीजन की ज़रूरत इसलिए है कि जो डाइजेस्टेड फूड है वो डाइजेस्टेड फूड ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, ऑक्सीडेशन होगा उसका, और ऑक्सीडेशन होकर एनर्जी रिलीज होगी। उसी एनर्जी से हम वर्क करते हैं। यदि हमें एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम कोई वर्क कर नहीं पाएंगे। तो ये तो शॉर्ट में बात रही, एक कॉन्सेप्ट रहा रेस्पिरेशन का, जिसमें सांस लेना और डाइजेस्टेड जो फूड है उसका ऑक्सीडेशन, ये दो बातें शामिल हैं। तो अब चलिए जरा सा डिटेल में देखते हैं स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। इस पेज पर हम लोग आ गए हैं, स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। देखिए, रेस्पिरेशन में मेनली 2 स्टेप्स होते हैं, मेन 2 स्टेप्स होते हैं। जैसे जैसे अपर क्लासेस में जाएंगे वैसे वैसे और डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना जानिए कि मेनली 2 स्टेप्स, ब्रीदिंग एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग में क्या होता है, ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान से सुनिए बेटा। ब्रीदिंग में क्या होता है? आप फ्रेश एयर लेते हैं, सांस लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन रहती है ज़्यादा, और सांस जब आप बाहर निकालते हैं, सांस को एक्सहेल करते हैं, तो उस समय क्या होता है, जो एयर बाहर निकलती है उसमें वाटर वेपर भी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। जो एयर आप इनटेक करेंगे उसमें वाटर वेपर हो सकता है, लेकिन मेनली हमें ज़रूरत रहती है ऑक्सीजन की उसमें से। ठीक है ना? तो ये ब्रीदिंग जो है इसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी कहते हैं, क्योंकि ब्रीदिंग में बस इतना ही प्रोसेस है, इनटेक ऑफ फ्रेश एयर
और यू मे से इनहेलिंग ऑफ फ्रेश एयर एंड एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, ये ब्रीदिंग है। अब सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या है? तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन में ये होता है कि जो ऑक्सीजन आपने लिया है वो ऑक्सीजन हर सेल, बॉडी के हर सेल तक पहुंचेगा और वहाँ पे जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनसे रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर रिलीज करेगा जो कि एक्सहेल हो जाएगा। ये इंटरनल रेस्पिरेशन है। एक चीज और बताना चाहूंगी कि जब भी डाइजेस्टेड फूड का ऑक्सीडेशन होना है उसमें होता ये है कि डाइजेस्टेड फूड कुछ भी हो वो पहले कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, क्योंकि ऑक्सीजन ग्लूकोज का ही ऑक्सीडेशन करेगा और फिर इससे एनर्जी रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O दैट मीन्स वाटर बनेगा। ये रिएक्शन है, देखिए ब्लू बॉक्स में, इसको आप जरूर लर्न करेंगे। C6H12O6 ये ग्लूकोज यानी शुगर का ये फॉर्मूला है जो मैंने बताया कि ऑक्सीडेशन से पहले किसी भी न्यूट्रिएंट को ग्लूकोज में कन्वर्ट होना होगा। प्लस 6O2 ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स हैं, दैट इज 6CO2, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बना, प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। ये है सेल्यूलर रेस्पिरेशन का फॉर्मूला। सेल्यूलर रेस्पिरेशन में क्या हुआ, जो आपकी बॉडी सेल्स में डाइजेस्टेड फूड है, न्यूट्रिएंट्स हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो चुके हैं, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO2 H2O बनाएगा और एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, ये तो हो गई बात कि रेस्पिरेशन के 2 स्टेप्स हैं, ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन। अब इसमें ये क्या होता है, ब्रीदिंग में क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन में, ये आप नहीं जाने। अब ये कैसे होता है, कौन से ऑर्गन्स इसमें शामिल रहते हैं ये फंक्शन करने में, थोड़ी इसकी स्टडी हम लोग करेंगे। देखिए ब्रीदिंग वाला जो प्रोसेस है, फ्रेश एयर को इनहेल करना और फिर CO2 H2O को एक्सहेल करना, ये सब फिजिकल प्रोसेस है। ये फिजिकल प्रोसेस जो भी ऑर्गन्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जो भी हेल्प कर रहे हैं ऑर्गन्स इसमें, वो सब ऑर्गन्स मिल करके कहलाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है आप देखिएगा, यहाँ पे फिगर है, मैं इसमें आपको समझाऊंगी। देखिए सबसे बाहर ये नॉस्ट्रिल्स होते हैं जो इसमें नहीं दिखाया गया है, जो आपकी नाक में छेद होता है। ठीक है, नॉस्ट्रिल्स के थ्रू एयर गई, जो अंदर कैविटी है वो नेजल कैविटी है। नेजल कैविटी में कुछ खासियत होती है। ठीक है, और क्या होता है देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि भाई पहले नॉस्ट्रिल्स से एयर आई, अंदर आई, वी टेक इन एयर थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स। अब वहां पे क्या होगा कि जैसे ही नॉस्ट्रिल से अंदर आई, नेजल कैविटी में आप देखोगे कि छोटे छोटे हेयर्स होते हैं और कुछ चिकनी चीज होती है, म्यूकस। दोनों का फंक्शन है, कोई चीज बेकार नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि जो हेयर है वो बाहर एयर के साथ जो गंदगी आई है, डस्ट, जर्म्स, उनको हेयर अपने में ही ले लेता है कि बॉडी के अंदर वो ना जा सके। इसके अलावा एक और काम होता है, वो ये होता है कि जो म्यूकस है, नॉस्ट्रिल्स में जो म्यूकस है, देखिए थोड़ा सा
ये जो क्या कहते हैं ओपनिंग है नोज की, ठीक है, उससे थोड़ा सा अंदर तक आप नॉस्ट्रिल मानेंगे। उसके बाद देखिए जितना पोर्शन है वो नेजल कैविटी का है। तो नॉस्ट्रिल से अंदर आते ही, ठीक है, वो नेजल कैविटी की ही ओपनिंग हो गई। जब आप अंदर आए तो उसमें जो म्यूकस है, ठीक है, नेजल कैविटी में जो म्यूकस है, वो म्यूकस क्या करता है कि कुछ डस्ट कुछ जर्म्स को अपने में चिपका लेगा। तो दोनों काम हो रहा है यहाँ पे। जो हेयर है वो भी ट्रैप कर रहे हैं डस्ट को, जर्म्स को। जो म्यूकस है इसमें नेजल कैविटी में, म्यूकस भी ले रहा है, चिपका रहा है इन लोग को अपने में। और एक काम और हो रहा है कि जो यदि बाहर से बहुत गर्म या बहुत ठंडी हवा अंदर आ रही है तो ये नॉस्ट्रिल्स और नेजल कैविटी जो है वो एयर के टेम्परेचर को नॉर्मल करने का भी काम करते हैं। ये काम हो गया। तो आप ये फिगर में देखिए, ये बाहर का छेद नॉस्ट्रिल्स इन्होंने लेवलिंग नहीं किया है। उसके बाद थोड़ा अंदर आए तो ये नेजल कैविटी आपको दिखाई दे रही है। नेजल कैविटी जहां पे समाप्त होगी, ठीक है, नेजल कैविटी की जहां ओपनिंग होगी, ये मुंह में से कभी सांस लीजिए तो आप महसूस करेंगे कि मुंह से भी सांस जो यहाँ पे जाती है तो ये नेजल कैविटी और ये माउथ की ओपनिंग अंदर जाके एक जगह मिलती है, ठीक है। और जहां पे मिलती है वो स्पेस कहलाता है फेरिंग्स, ठीक है, वो जगह फेरिंग्स कहलाती है। तो फेरिंग्स बिल्कुल चौड़ी जगह है, यानी कह सकते हैं कि आपकी जो माउथ कैविटी है उसका लास्ट, ठीक है, यहीं पर नेजल कैविटी भी आकर के ओपन होती है। तो ये फेरिंग्स का पोर्शन है। यहीं पर फेरिंग्स में ही माउथ से यदि आप एयर ले रहे हैं तो, और नेजल कैविटी से ले रहे हैं थ्रू नॉस्ट्रिल्स के थ्रू, दोनों एयर आके वहीं पर मिल जाता है फेरिंग्स में आकर के। अब इसके बाद देखो, एक लंबी सी पाइप तुमको ऐसे दिखाई देगी। ये ट्रेकिया है, फेरिंग्स के बाद ये ट्रेकिया है। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली दो चीजें होती हैं। ये तो आपका हो गया सांस लेने वाली पाइप ट्रेकिया, इसके साथ फूड पाइप भी होती है इसी तरीके से, ठीक है। तो ये जो सांस वाली पाइप है इसके ऊपर एक कवर या ढक्कन जिसको कह सकते हैं आप, वो होता है, जिसको कहते हैं एपिग्लॉटिस। इसको विंड पाइप भी आप कह सकते हैं। तो विंड पाइप का ढक्कन है क्या, एपिग्लॉटिस। क्यों है? जब आप खाना खाएं तो उस स्थिति में एपिग्लॉटिस जो है वो इसको बंद कर देगा, फूड पाइप को, और खाना, सॉरी विंड पाइप को, फूड पाइप को नहीं, विंड पाइप को एपिग्लॉटिस बंद कर देगा, ताकि विंड पाइप में कोई भी भोजन का अंश न आ पावे, ठीक है। नॉस्ट्रिल्स के बाद नेजल कैविटी और माउथ की ओपनिंग जहां मिलेगी फेरिंग्स के बाद स्टार्ट हुआ आपका विंड पाइप की जहां से शुरू हुई है विंड पाइप, वहीं पर इस पर एक फ्लैप है, ढक्कन है, जिसको हमने नाम दिया एपिग्लॉटिस। जब आप खाना खाएंगे एपिग्लॉटिस विंड पाइप को बंद कर देगा, ठीक है। यहीं पर विंड पाइप की स्टार्टिंग में ही लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स होता है जिससे हम आवाज निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो विंड पाइप या ट्रेकिया है ये आगे चल के इसकी 2 ब्रांचेस हो जाती हैं जो ब्रोंकाई कहलाती हैं। ब्रोंकाई फिर कई छोटी छोटी ब्रांचेस में टूटता है जिसको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, और वो ब्रोंक्यूल्स लास्ट में जाकर के खुलते हैं कहाँ पे, लंग्स, ठीक है। लंग्स में उनकी ओपनिंग होगी
और एक्चुअली लंग्स में भी छोटे छोटे कई अंदर पार्ट्स होती हैं, सैक्स टाइप के, थैले टाइप के, ठीक है, जिनको एल्वियोलाई कहते हैं। तो उसी एल्वियोलाई में ये ब्रोंकियोल्स जा करके खुल जाती हैं। और उससे होता क्या है कि जब आपका विंड पाइप के थ्रू एयर जब अंदर जाता है तो एल्वियोलाई तक पहुंच जाता है, ठीक है। अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग देखा जाए कैसे होता कैसे है। देखिए, आपकी बॉडी के अंदर ये आपने स्केलेटन देखा होगा, ये रिब्स है, ठीक है, और ये रिब केज एक होता है, मतलब एक पिंजरे की तरह ये बना लेता है, पिंजरे की तरह। तो देख रहे हैं रिब से, और ये रिब केज के अंदर बहुत सी जो सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, लंग्स हैं, ये सब सेफ होते हैं इसके अंदर, सेफ्टी भी देता है रिब्स जो है। तो जब हमें सांस लेना है उसमें क्या होता है कि रिब्स थोड़ा आगे की ओर निकल जाते हैं, आउटवर्ड्स, आगे की तरफ, ठीक है। और जो ये डायफ्राम होता है, यहाँ पे मसल्स की एक प्लेट होती है, वो मसल्स की प्लेट थोड़ी नीचे की ओर खिंच जाती है। तो जब मसल्स की प्लेट नीचे की ओर खिंच गई और ये जो रिब्स है वो बाहर की ओर निकल गया, आउटवर्ड्स निकल गया, तो अंदर वॉल्यूम बढ़ गया, रिब केज का वॉल्यूम बढ़ा, लंग्स फ्री हो गए, एक तरह से लंग्स भी अपने फुल शेप में आ गए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि बाहर से एयर जो है अंदर आ जाती है, ठीक है, बाहर से एयर का मूवमेंट अंदर की ओर आ जाता है। अच्छा, क्योंकि भाई कई एक तरह से भी समझिए फिजिक्स के टर्म में कि प्रेशर अंदर कम हो गया जब वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम कैसे बढ़ा? जैसे ये आगे की ओर खिसक गया, ये मान लीजिए, देखिए ये मान लीजिए पीछे का पोर्शन है, ये रिब है, जब ये आगे की ओर निकल गया तो यहाँ का वॉल्यूम बढ़ा, ठीक है। अब ऐसे ही फिगर में भी देखिए, ये जो है यदि थोड़ा नीचे की ओर दब जाएगा डायफ्राम तो वॉल्यूम बढ़ा, जब अंदर वॉल्यूम बढ़ेगा तो एयर प्रेशर कम होगा, स्पेस ज्यादा हो गई, वॉल्यूम बढ़ गया, अंदर एयर प्रेशर कम हो गया, तो बाहर से आसानी से एयर इनहेल हो जाएगी, बाहर से हवा अंदर आ जाएगी, क्योंकि अंदर एयर प्रेशर कम हो गया है, बाहर ज्यादा। तो हमेशा अधिक प्रेशर से कम प्रेशर की ओर एयर मूव करता है। तो इनहेलेशन हो गया ये। अब एक्सहेलेशन कैसे होगा? जो ये डायफ्राम नीचे आया था वो वापस ऊपर जाएगा, और जो ये रिब आउटवर्ड हुआ था बाहर की तरफ वो फिर अंदर की तरफ मूव कर जाएगा। अब अंदर वॉल्यूम कम हो जाएगा, स्पेस कम हो जाएगा, और स्पेस कम होगा तो अंदर एयर का प्रेशर बढ़ेगा, और अभी हमने बताया कि अधिक प्रेशर से कम प्रेशर की ओर एयर जाएगी, तो एयर जो है वो एक्सहेल होके बाहर निकल जाएगी, ठीक है। ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन है, और वन इनहेलेशन और वन एक्सहेलेशन, ठीक है, मिल करके वन ब्रेथ होगा। वन ब्रेथ का मतलब एक बार सांस लेने का मतलब वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन, ठीक है, ये हो गया। और 1 मिनट में, पर मिनट आप एवरेज कितनी बार ब्रीदिंग करते हो? 15 to 20 टाइम्स। द एवरेज रेट ऑफ ब्रीदिंग इन अ पर्सन एट रेस्ट, जब आप आराम की कंडीशन में हो, दौड़ रहे हो, कोई मेहनत का काम कर रहे हो, फिजिकल मेहनत कर रहे हो, तो उस कंडीशन में ये रेट बढ़ सकती है। लेकिन नॉर्मल रेट जो है रेस्टिंग पोजीशन में वो है 15 to 20 पर मिनट, ठीक है बेटा। तो ये यहाँ तक मैंने आज आपको बता दिया। ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा, बुक रीडिंग करिएगा, उससे भी कुछ समझ में आएगा, और कुछ मुझे सुनिएगा, उससे भी समझ में आएगा। ओके बेटा, थैंक यू।